मतलब भयंकर खून खराबा अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान जंग में कूद सकता है। इजरायली सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब लेबनान पे बहुत बड़े पैमाने पर जमीनी हमले करने जा रहा है, यानी अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी है। मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, कादर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह का कहर। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी हिजबुल्लाह के उस भयंकर पलटवार से हैरान है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर इजराइल की सबसे खूंखार, ताकतवर और शातिर खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हम आपको हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी इस खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर कहां हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के एक उपनगरीय इलाके में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपनी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। गजा युद्ध से लेकर अब तक ये पहली बार है कि इजराइल में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। हिजबुल्लाह अभी ये नहीं बता पाया कि क्या उसकी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मोसाद हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने डंके की चोट पर दावा किया है कि मोसाद हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से मिसाइल दागी गई है, हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्चर को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מאלפיתה של חיזבאללה. बेरूत में खूनी गदर, मार दिया हज अबू मूसा। पिछले 4 से 5 दिनों में इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इधर खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कहां छिपा हुआ है, और अब इजरायली सेना ने लेबनान में हर उस ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के घातक हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर रही है जो इजराइल पर डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल हमलों में शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को जबरदस्त हमले में मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हज अबू मूसा को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी समेत हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक बेरूत के गुबैरी इलाके में हुआ है। दावे के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल की जगह लेने वाला था, जो लगभग 4 दिन पहले ही मारा गया था। इब्राहिम कबीसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ऑल आउट हिजबुल्लाह। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायली हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गजा जैसे होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो गया है। इधर हिजबुल्लाह
इजराइल पर बड़े हमले करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। वहीं ईरान ने इजराइल को डराने के लिए एक ऐसा पोस्टर छापा है जिसे युद्ध भड़काने वाला डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जीत फाइनल है। युद्ध का एपिसेंटर बदल चुका है। गजा के बाद इजराइल अब लेबनान पर नॉन स्टॉप बमबारी कर रहा है। धमाके ऐसे जिनकी गूंज 1500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंच रही है। 1500 से ज्यादा हमले और एक ही दिन में 550 जान लेने वाले इजराइल के बम। खौफ बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक नई वार्निंग जारी की है। यह है ईरान की राजधानी तेहरान। यहां सड़कों पर मिसाइल पहुंच चुकी हैं। लग रहा है कि बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है। और तेहरान की इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इजराइल के लिए एक मैसेज है। पोस्टर में इजराइल के सैनिकों को डरी हुई हालत में भागते हुए दिखाया गया है और ऊपर फारसी और इजराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है, गौर से देखिए। फारसी में लिखा है, हम उस जगह बदला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। हिब्रू में लिखा है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इस पोस्टर में इजरायली सैनिकों को खौफ में दिखाकर यह मैसेज देना सीधा इजराइल को चैलेंज है। इजराइल को डराने वाला बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने संयुक्त राष्ट्र में भी दिया है। سال گذشته رئیس جمهور خدمتگزار کشورم ابراهیم رئیسی از همین سخنگاه با شما سخن گفت. او در راه خدمت به مردم ایران شهید شد. روحش شاد باد. من اینک برای اولین بار از این جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم. गजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत और लेबनान में एक दिन के अंदर 558 लाशें बिछाने के बाद इजराइल इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों के साथ ईरान खड़ा रहा है, लेकिन अब ईरान के तेवर और उसकी ताकत को परखने का सबसे अहम मौका माना जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर इजराइल से बदला लेने वाले पोस्टरों में इस्माइल हानिया भी हैं। कासिम सुलेमानी की भी तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर का ये पोस्टर देखिए जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के साइज का लगाया गया है। यानी इजराइल को बैलिस्टिक चैलेंज के साथ ईरान बता रहा है कि वो किसका बदला लेना चाहता है। पहला बदला गाजा का है जहां 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा बदला यमन का है जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अब इजराइल के टारगेट पर है। तीसरा बदला लेबनान का है जहां इजराइल ने अपना घोषित युद्ध शुरू कर दिया है। चौथा बदला इस्माइल हानिया का है जिसकी हत्या इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान में की थी। और पांचवा बदला ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर का लेना चाहता है जिन्हें अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन अटैक करके मार डाला था। तेहरान की सड़कों पर मिसाइल के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर इसका सबूत है। مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام ईरान के टारगेट पर इस वक्त इजराइल भी है और अमेरिका भी, इसलिए दोनों दुश्मनों को डराने के लिए इजराइल ने अपने खास हथियारों की एक परेड भी निकाली है। लेकिन मौजूदा वक्त में हानिया का बदला बाकी है। गजा से लेकर लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह पर हमले जारी हैं
और तीनों तस्वीरें लगातार ईरान के जहन में घूम रही हैं। अपने दुश्मन को डराने के लिए ईरान की परेड देखिए। फिलिस्तीन, हूती और लेबनान ईरान के इन हथियारों को गिन रहे हैं। इनमें मिसाइल भी हैं, इनमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी हैं और सामने मंच पर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान भी हैं। ईरान की परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल पेश की गईं। इन 23 मिसाइलों को लेकर ईरान के तेवर देखने वाले हैं। तेईस मिसाइल दिखाकर ईरान क्या करना चाहता है? क्या ये मिसाइल परेड में ही दिखाई जाएंगी या ईरान के दुश्मनों के खिलाफ ये लॉन्च भी की जाएंगी? इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान कब लेगा इजराइल से अपना बदला। करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और ईरान के बदले वाली तारीख अब भी कंफर्म नहीं हुई है, बल्कि वेटिंग में चल रही है। गजा पूछ रहा है, पूरा फिलिस्तीन पूछ रहा है, यमन पूछ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ पूरा लेबनान पूछ रहा है और सबसे बड़ा सवाल ईरान के पास है। खामनेई इजराइल से बदला लेने का वादा कब पूरा करेंगे? Progress toward peace will put us in a stronger position to deal with the ongoing threat posed by Iran. Together we must deny oxygen to its terrorist proxies, which have called for more October 7th and ensure that Iran will never, ever obtain a nuclear weapon. जब जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे तभी पुतिन ने यूक्रेन के सबसे खतरनाक मोर्चे पर 42 मिसाइलों से हमला कर दिया। अब जेलेंस्की ने नाटो से ऐसी गुहार लगाई है जिसे सुनकर बाइडेन ने कहा है कि वो मजबूर है। War can't be calmed by talks. Action is needed. पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की के सुपर 11 रूस को फोड़ेंगे 3 एटमी पावर। पुतिन पर होगा एक्शन, वर्ल्ड वॉर की टेंशन। यूक्रेन रूस से अकेले युद्ध में जूझ रहा है। 943 दिन से चल रहे युद्ध में अब तक यूक्रेन डटा हुआ है, लेकिन अकेले ये जंग अब यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रही है। जेलेंस्की कभी भी पुतिन के आगे सरेंडर कर सकते हैं। ये बात प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने लाउड एंड क्लियर अंदाज में कह दी है, जिसके मायने हैं या तो पूरा यूक्रेन पुतिन के कब्जे में होगा या फिर पश्चिमी देश और सुपर पावर अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ शामिल हों। यूएन में पुतिन आर्मी को पीटने का प्लान बना है। जेलेंस्की पुतिन को हराने का रोड मैप प्रेसिडेंट जो बाइडेन से शेयर कर रहे हैं। उनके इस प्लान पर कई पश्चिमी देशों ने भरोसा भी जताया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जो चल रहा है उससे बढ़ के पुतिन ने यूक्रेन में कोहराम मचा दिया है। जब यूएन में जेलेंस्की पुतिन के खिलाफ मोस्ट पावरफुल गुट बनाने की अपील कर रहे थे, तब रूस की सेनाएं डोनेस्क और खार्किव को दहला रही थी। प्रचंड मिसाइल अटैक से डोनेस्क में आधी रात से शुरू हुआ हाहाकार बुधवार की सुबह तक चलता रहा। पुतिन आर्मी ने बैटल ग्राउंड में बढ़त बनानी फिर से शुरू कर दी है। यूक्रेन के वुलेदार में रूस का झंडा कई जगह लहराने लगा है। पश्चिमी डोनेस्क के ओबाल्ट में भी रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है। डोनेस्क में मार खा रहे जेलेंस्की के सोल्जर्स ने कुर्स्क में भीषण पलटवार शुरू किया है। यूक्रेन ने टोरेत्स्क और वोवचांस्क फ्रंट पर भी रूस को दहलाया है। बुधवार 25 सितंबर की सुबह रूस ने यूक्रेन में S-300 से मिसाइल दागी है। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-300 से रूस ने खार्किव और ओडेसा में धमाके किए हैं। पुतिन आर्मी ने ओडेसा में 4 X-59x69 गाइडेड एविएशन मिसाइलें भी दागी हैं। रूस के फाइटर ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम करते हुए यूक्रेन ने 28 ड्रोन मार गिराए हैं। ज़ापोरिजिया में रूस की गोलाबारी में यूक्रेन के एक नागरिक की मौत हो गई और 7 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ज़ापोरिजिया अटैक के बाद की ये भयानक तस्वीरें हैं, जहां पूरी इमारत को रूस ने एयर स्ट्राइक में जमींदोज कर दिया। हवाई हमले के बाद भीषण गोलाबारी हुई, जिससे पूरा इलाका थर्राता रहा। गोलीबारी रोकने के बाद यहां राहत बचाव शुरू हुआ,
जहां मलबे से दबे एक आदमी का शव अब तक निकाला जा सका है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का ये वीडियो जारी कर जेलेंस्की की बयानबाजी का जवाब भी दिया है। रूस की एयर स्ट्राइक के वीडियो में दावा किया गया है कि 100 मोर्चे पर यूक्रेन आर्मी की जमकर पिटाई की गई है। यूक्रेन में घुसकर हमला कर रहा रूस अपने इलाके कुर्स्क पर भी कब्जा करने के करीब है, जहां रूस की सेना यूक्रेन के तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों और हथियार डिपो को लगातार निशाना बना रही है। रूस के हमले कितने हाहाकारी और अचूक हैं, उसे भी देखिए। रूस एयर स्ट्राइक में जंगलों में छिपे यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर व्हीकल को एक बार में तहस नहस कर दे रहा है। एयर बैटल में यूक्रेन के जंगी जेट भी मिसाइल अटैक से रूसी सेना धुआं धुआं कर दे रही है। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध में पस्त होने ही वाला है। जेलेंस्की यही बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दबी जुबान से महाशक्तियों को समझाने में जुटे हैं। साथ में जेलेंस्की प्रेसिडेंट बाइडेन को वो विक्ट्री प्लान भी पेश करेंगे जिसे अब तक सीक्रेट रखा गया है। जेलेंस्की का वॉर विक्ट्री प्लान क्या हो सकता है, इस पर क्रेमलिन में भी कयास लगाए जा रहे हैं। रूसी मीडिया में तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इसे आपको बताएं उससे पहले जेलेंस्की का क्रोध देखिए। पुतिन के खिलाफ वो किस तरह की मोर्चेबंदी करने की अपील कर रहे हैं, उसे समझिए। Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Our Ukrainian right to self-defense must prevail. Our cooperation with nations of the world who value life as we do, our territorial integrity, our sovereignty, the independence of our country. प्रेसिडेंट जेलेंस्की अपनी लाचारगी बार बार बयां कर रहे हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ हथियारों की मदद से वो पुतिन से पार नहीं पा सकते हैं। यूक्रेन के सभी हथियारों की काट रूस के पास है। हाल ही में युद्ध में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में वैम्पायर ड्रोन को उतारा है, जिसकी मदद से रोबोट डॉग से हमले का प्लान भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। जेलेंस्की की सेना ने फ्रंट लाइन पर वैम्पायर ड्रोन की मदद से रोबोट डॉग्स को घातक बनाने का प्लान बनाया है, जिसमें वैम्पायर ड्रोन फ्रंट लाइन पर रोबोट डॉग स्क्वाड को सटीक हमला अंजाम देने में मदद पहुंचाने के मिशन में लगे हैं। रोबोट डॉग्स जमीन पर सीक्रेट ढंग से काम करने वाला घातक हथियार है। वैम्पायर ड्रोन मुश्किल इलाकों में आसानी से दुश्मन के ठिकाने की पड़ताल भी करता है। कैमरों और साइलेंट ऑपरेशन से लैस वैम्पायर ड्रोन रियल टाइम डेटा टेलीकास्ट करता है। हालांकि वैम्पायर ड्रोन से हमलावर रोबोट डॉग्स की डिलीवरी का फायदा भी यूक्रेन को नहीं मिल रहा है। युद्ध में जेलेंस्की के हथियार कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। बैटल ग्राउंड में 2.5 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन के जवानों का हौसला भी जवाब देने लगा है। ऐसे में जेलेंस्की ने अब सुपर पावर से सीधे युद्ध में दखल देने की डिमांड की है। जेलेंस्की ने जो विक्ट्री प्लान बनाया है, उसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त रूस के खिलाफ सभी महाशक्तियों को युद्ध में उतरने की मजबूरी को समझाया गया है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की हर हाल में 3 देशों को पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। ये तीनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। जेलेंस्की जोर दे रहे हैं कि नेटो के 32 न सही कम से कम 3 देश तो युद्ध में उतरे, जिसमें पहला देश सुपर पावर अमेरिका हो, जिसके पास 5044 एटम बम का गोदाम है। दूसरी महाशक्ति जिससे जेलेंस्की युद्ध में सीधी मदद चाह रहे हैं, वो है ब्रिटेन, जिसके पास 225 एटम बम की पावर है। तीसरा देश जिसे जेलेंस्की रूस के खिलाफ जीतने वाला मानते हैं, वो है फ्रांस, जिसके एटम बमों की गिनती 290 है। 3 देशों की एटमी पावर का बैकअप मिलने के साथ यूक्रेन को इन महाशक्तियों के सभी हथियारों के इस्तेमाल की छूट भी मिलने की शर्त है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की लंबे वक्त से लॉन्ग रेंज मिसाइलों के धमाकों की मंजूरी मांग रहे हैं। यूक्रेन ने रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल से धमाके शुरू किए तो युद्ध का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। पुतिन ने लंबी दूरी के मिसाइल धमाके का जवाब एटम बम से देने का ऐलान कर रखा है, इसलिए जेलेंस्की भी न्यूक्लियर पावर का बैकअप चाहते हैं। जेलेंस्की की डिमांड पूरी करना कितना डेंजरस है, इसका हिसाब अभी अमेरिका में लगाया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ईडी ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।
ईडी की जांच में पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच चुके हैं। इस गेमिंग ऐप के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। इसी सिलसिले में ईडी ने 3 चीनी नागरिकों के 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, जिसमें चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भारत के खिलाफ हुआ है। ईडी ने एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें अब कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए भारत से 400 करोड़ रुपए चीन पहुंच चुके हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की एक साजिश थी। और इसी सिलसिले में ईडी ने अब 3 चीनी नागरिकों के 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। ये बड़ा एक्शन 3 चीनी नागरिकों के खिलाफ किया गया है। 25 करोड़ रुपए के क्रिप्टो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। बड़ा साजिश का ये खुलासा चीन का है भारत के खिलाफ अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए, और इसका इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए किया गया है। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई है। खबर है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल कर दिया है। इनमें BP, डायबिटीज और विटामिन की कुछ दवाइयां हैं। CDSCO ने जो दवा है वो फेल की है। उनमें दर्द दूर करने वाली दवा है डिक्लोफेनेक, बुखार उतारने वाली दवा है पैरासिटामोल 500 mg और कुछ विटामिन भी हैं। ये दवाएं देश की कई बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती हैं। क्वालिटी टेस्ट में ये मेडिसिन फेल हो गई हैं और उनको सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। इसके अलावा एल्कम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेवम 625 दवा परीक्षण में फेल हो गई है। हालांकि दवा कंपनियों ने चिन्हित बैच के नकली होने का दावा किया है। खबर मुंबई